जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 में हमने बात की थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की, रियल नंबर्स की, और दूसरी हमने बात की थी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में एक दो और हैं जिसको आप थ्योरम के नाम से कह सकते हैं कि इफ़ ए बी जो है वो पॉजिटिव है, देन नंबर वन जो है ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। और दूसरा केस ये हो सकता है, ये ए पार्ट कह लें, ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव। और इसका बी पार्ट हो सकता है कि इफ ए बी इज लेस देन ज़ीरो, देन नंबर वन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, और नंबर टू ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। ये वाला रिजल्ट भी बहुत सिंपल है, उसी तरह से आप कर सकते हैं। चूँकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो जैसे हमने प्रूव किया था कि जनाब अगर ए बी ज़ीरो है तो आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, तो हमने एक को ही पहले एज्यूम कर लिया था कि ए नॉट इक्वल ज़ीरो, और वहाँ से ये साबित किया था कि बी ज़ीरो है। सिमिलरली आप ये सपोज कर लें कि ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो और फिर आप यहाँ से ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि बी पॉजिटिव है, ठीक है जी। इसी तरह से आप जो है ये सारे के सारे पार्ट्स कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा जो मेन कंसर्न है, क्योंकि रियल एनालिसिस में मैंने बेशुमार थ्योरम्स आपसे डिस्कस करने हैं, उसके प्रूफ करने हैं उन सब के, तो ये हमें जानना चाहिए कि किसी थ्योरम को, किसी प्रपोजिशन को, किसी कॉरोलरी को, किसी रिज़ल्ट को, ठीक है, किसी लेमा को किस तरह से आप प्रूव करते हैं और उसको प्रूव करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रूफ, और उसमें जो है तीनों मेथड को डिफरेंट एग्जांपल से भी मैं एलैबोरेट करूंगा, और बीच में हम थोड़ा सा जो पार्ट ऑफ कोर्स है वो भी लेके आएंगे, चंद थ्योरम्स। चलिए जी, आइडिया हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ प्रूफ। यानी कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के कितने मेथड्स हैं? एग्जैक्टली तीन ही। नंबर वन कौन सा है? इंडक्शन, जिसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। और नंबर टू जो है वो है कॉन्ट्रापोजिटिव, और नंबर थ्री जो है वो है कॉन्ट्रडिक्शन। लीजिए, ये तीन ही मेथड हैं। इसके अलावा एक आप कभी ये भी करते हैं कि एक वैल्यू को निकाला, दूसरी को निकाला, फिर तीसरी को कहते हैं गोइंग इन अ सिमिलर फैशन वी जनरलाइज। जैसे सीक्वेंस को बाज कर लिख लेते हैं, सीक्वेंस की एक टर्म लिखी, उसको ख़ास अंदाज से अरे किया, फिर दूसरी टर्म लिखी, उसको ख़ास अंदाज से अरे किया, और चलते चलते कहा हैंस जनरलाइजिंग द रिजल्ट ए एन इज इक्वल दिस। ये मेथड जो है ये ट्रू नहीं है, इसको हम मेथड नहीं कहेंगे। गो कि ये बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लेकिन ऐसी एग्जांपल बनाई जा सकती हैं कि आपकी चंद वैल्यूज़ के लिए तो जो फैशन है आपका वो चलता रहे, लेकिन उस फैशन से आप जनरलाइज करके nth वैल्यू भी लिख लें, लेकिन जनरली उसकी जो nth वैल्यू है वो ना हो, वो डिफरेंट हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई n मिल जाएगा जो कि उस फैशन को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हम उसको यूज़ तो करते हैं, पार्शली यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत वेल नोन रिज़ल्ट्स हैं जो हमें नज़र ही आ रहे होते हैं कि ये भाई अब n जितना मर्ज़ी बड़ा हो, यू कैन जनरलाइज, हम लिखते हैं जनरलाइजिंग द रिज़ल्ट, हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑड नंबर है 1 3 5 7 है, तो आप जनरलाइजिंग द रिज़ल्ट ये 2 और प्लस 1 है या 2n+1 है फॉर एनी n इंटीजर। इवन नंबर को आप जनरल ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई थ्योरम आता है तो उसका प्रूफ जो है आप इन्हीं तीन तरीक़ों से दे सकते हैं। वन इज़ द इंडक्शन, the other is contrapositive, and the third one is
कॉन्ट्रोडिक्शन। अच्छा, ये जो है ये दोनों नॉर्मली हम यूज़ करते हैं P इम्प्लाई Q टाइप की स्टेटमेंट्स के लिए। ये स्टेटमेंट आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हमारी हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस, और ये हमारी क्या होती है, कंक्लूजन। तो जब इफ देन टाइप की स्टेटमेंट्स हो तो सम टाइम जो है वो इफ देन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए हम उसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको ये कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है, लेकिन इससे पहले ये क्या है, ये हाइपोथेसिस है। देखिए ये हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को आप और किस तरह से पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं इफ P then Q, ठीक है, इस तरह से भी पढ़ते हैं इफ P then Q, या इसको इस तरह भी पढ़ते हैं P implies Q, ठीक है। और भी इसके कई अंदाज हैं, जब हम इस पे आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। इसको पढ़ने के कई अंदाज हैं, अगर इसको पढ़ने के अंदाज आप देखना चाहते हैं तो मैं एक किताब रिकमेंड कर देता हूँ, ये केंथ एच रोजन की किताब है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। केंथ एच रोजन की किताब है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें आप चैप्टर नंबर 1, उसमें ये प्रपोजिशनल जो कैलकुलस है वो लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी हुई है। उसमें ये जो इस किस्म की इम्प्लीकेशन है, इसको पढ़ने के अंदाज भी लिखे हुए हैं कि इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, राइट, किस किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और इसके वो टेबल भी बनाता है, टेबल से जो ट्रुथ टेबल है उससे भी समझाता है। थोड़ा सा मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, पर इन डिटेल आप उस चैप्टर को पढ़िए इस किताब में से। तो मेरा चूँकि टास्क ये नहीं है, लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले अब ये क्या तय हुआ कि इंडक्शन एक मेथड है, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है, तीसरा कॉन्ट्रापॉजिटिव है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है वो इफ़ देन टाइप की स्टेटमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और भी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मोस्टली आप जो है इफ़ देन के ऊपर इनको अप्लाई करना आसान है। ओके, सबसे पहले जी इंडक्शन। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं बता रहा था जी कि ये हाइपोथेसिस है P, यानी कि P हमारा क्या है, हाइपोथेसिस, Q जो है कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस का ट्रू होना ज़रूरी नहीं होता, तो इसके 4 केसेस बनेंगे। अगर यानी कि ये क्या है, ये अगर फॉल्स है और ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो सकता है, और ये ट्रू है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू है, ये ट्रू हो सकता है। देखिए इनमें से कौन सा केस है, ये फॉल्स में इम्प्लाई फॉल्स, हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन फॉल्स आ जाए, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है, P से हम ट्रू स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। और अगर फॉल्स है स्टेटमेंट और आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके नॉलेज में नहीं है, वो चीज़ पहले से मौजूद है, पहले से प्रूवन है, आप ये समझ रहे हैं कि आपकी हाइपोथेसिस से प्रूव हो रही है, तो दिस इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। आर सेंस की वजह से टी हो गया, ए आर बी यानी कि ट्रू जो स्टेटमेंट है, कोई एक केस में भी ट्रू हो गया, ये आर सेंस है बेसिकली। ये मतलब आप पी आर क्यू जो है, पी आर क्यू ट्रू होता है अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो। तो एक चांस तो है ना ऐसा होने के कि आपकी जो है हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन जो आपका जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। चूँकि कंक्लूजन ट्रू है इसलिए ऐसा एक केस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ये कहिए कि इफ़ 1 + 1 = 2 देन इस्लामाबाद इज़ इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में है, ये आपकी 1 + 1 = 2 की अजम्पशन से नहीं है, लिहाजा ये आपके 1 + 1 = 3। आप समझ रहे हैं कि 1 + 1 = 3, इफ़ दिस देन इस्लामाबाद इज़ इन पाकिस्तान। नो, दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ फॉल्स। तो इसलिए इसमें क्या है, आपके नॉलेज में कमी है, यानी कि आपकी हाइपोथेसिस की वजह से कंक्लूजन नहीं आ रही, वो तो ऑलरेडी प्रूवन है। गॉड इज़ यूनिक, गॉड एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी मौजूद है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप कहें इफ़ 2 + 3 = 9 देन गॉड एग्जिस्ट, नो, ऐसा नहीं है।
तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक सेंस ऐसा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आर सेंस की वजह से, आर सेंस पे पी आर क्यू में हम कहते हैं इधर अगर एक भी ट्रू है, ठीक है, तो ये फॉल्स कब होगा, व्हेन बोथ आर फॉल्स। पी आर क्यू इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स। पी ट्रू है तब भी नेट स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू ट्रू है तब भी ये नेट स्टेटमेंट ट्रू है। हम कहते हैं कि जी इसकी ट्रूथफुलनेस और जो इसकी फॉल्सिटी है वो इसी तरह से आप देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो हैं फॉल्स हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो इसका कायदा क्या होगा कि इट इज़ फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इस तरह से पी एंड क्यू भी होता है जी, पी एंड क्यू, ये कंपोजिट हैं सारी की सारी प्रपोजिशंस। पी एंड क्यू में ये होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है। तो इसका कायदा क्या होगा, इट इज़ ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ट्रू हाइपोथेसिस फॉल्स, ये नहीं हो सकता जी। अगर आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स नहीं आ सकती, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू इम्प्लाई ट्रू, यस, ये तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये ज़रा देख लीजिए, यही इसका कायदा बना लेते हैं कि अ ट्रू हाइपोथेसिस कैन नेवर इम्प्लाई अ फॉल्स कंक्लूजन। अगर आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करना चाहिए, रन करना चाहिए, ठीक है, फिर रिजल्ट्स आने चाहिए। तो बाज़ का आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर जाता है और चल भी जाता है, लेकिन रिजल्ट्स जो है आपकी मतलब के नहीं आते, रिजल्ट्स कुछ और आते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है सम हो, ठीक है, और वो उसके लिहाज से रिजल्ट्स दे रहा है, राइट, आपकी हाइपोथेसिस की वजह से नहीं दे रहा। तो ये है जनाब, इसका मतलब ये कब होता है, इफ़ पी देन ट्रू। अगर पी जो है वो फॉल्स है तो क्यू जो है वो फॉल्स हो सकती है, ट्रू हो सकती है। अगर पी जो है वो ट्रू है तो क्यू ट्रू हो सकती है, लेकिन अगर पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स नहीं हो सकती। तो कायदा क्या हुआ, a true hypothesis can never imply, ये इम्प्लीकेशन है, ये इसको दे रही है, तो ये इसकी हम नेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी ट्रूथफुलनेस या फॉल्सिटी। अच्छा, अगर एंड टेबल में सारे के सारे टी आ जाए तो उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। अगर सारे के सारे एफ आ जाए तो हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, और अगर मिक्स्ड आ जाए जैसे ये है तो उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी। ये तीन टर्म्स चलती हैं। मैंने बताया कि मेरा काम ये नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसका मतलब हाइपोथेसिस का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। आइए अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि अगर बादल हैं तो क्या ज़रूरी है बारिश हो? बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लिहाजा बादल के होने से, बादल जो है वो, ये इसको हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। और इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, और दूसरा, लेकिन अगर बारिश हो तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि बादल होंगे, वो सम टाइम हमें नज़र नहीं आता, लेकिन साइंटिफिकली हम नहीं मानते, राइट। तो हाइपोथेसिस इसको सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, राइट। सफिशिएंट कंडीशन ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फिर भी ये इम्प्लीकेशन बन जाती है। तो यही हमने अंडरस्टैंड किया, राइट। तो ये आप समझिए कि P इम्प्लाइज Q। अगर P है तो Q है, लेकिन अगर P ही नहीं है, अगर Q नहीं है तो P भी नहीं है, ठीक है। अगर P नहीं है तो Q हो सकता है, राइट। यही मैंने आपको बताया कि ये इस किस्म की बड़ी लॉजिकल बातें, बहुत मज़े की, वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर 1 आई रिकमेंड केंथ एच रोजन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस, ये किताब का नाम है शायद। और इसका चैप्टर नंबर 1 प्लीज़ आप इसको देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं समझता हूँ कि मैथ के स्टूडेंट्स को, जो लोग MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं या इससे हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको ये चैप्टर 1 ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। तो ये मैंने यूज़ करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर रहा था, राइट। अब आइए जी इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दे लूँ, वो बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन में
वो है जी वॉप, WOP, वॉप। वॉप क्या है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। आप ये लिख लीजिएगा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोई भी उसका जब नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे तो उसके पास लीस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ n हैज अ लीस्ट एलिमेंट। ये जी वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। सारी सी बात है, जब हमने ऑर्डर की बात की है, ट्रांजिटिविटी है, ठीक है जी, ट्राइकोटमी है। अब नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात शेयर कर लूँ। नेचुरल नंबर कई लोग 0 से भी स्टार्ट करते हैं। मसलन इसी किताब, ये केंथ H रोजन की किताब में वो कहता है कि मैं इस किताब में 0 को नेचुरल नंबर लूँगा, और ये बड़ा कन्विंसिंग है। मैं आई एम कन्विंस्ड। मैं आपको आगे भी जाके कई एग्जांपल्स दूंगा कि कई आपके जो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कई सीक्वेंस 0 से आप जनरेट कर रहे होते हैं, तो 0 को हम वहाँ पे नेचुरल नंबर कंसिडर किया होता है। असल तो हमें ये देखना है कि वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ये हमारा एजेंडा है। हमारा ये एजेंडा नहीं है कि आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके 2 से डोमेन स्टार्ट हो रही है, 3 से हो रही है, 15 से हो रही है, 21 से हो रही है, या 0 से हो रही है। तो 0 को नेचुरल नंबर माना जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, कंसिडर किया जा सकता है। कैसे? कि नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन कि नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं आप नेचुरल नंबर में लेके आते? आप देखिए कि ये काउंटिंग है। क्या आप में से कोई कह सकता है कि वी आर -3 ब्रदर्स? नो, ये नहीं हो सकता। या आप कह सकते हैं वी आर 3.5 सिस्टर्स? ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आप अ फैमिली में हैव नो चिल्ड्रन, अ फैमिली में हैव नो चिल्ड्रन, अ बिल्डिंग में हैव नो रूम, स्काई में हैव नो स्टार, क्लासरूम, कॉलेज में हैव नो टीचर। किसी वक्त में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे काउंटिंग 0 को लगाई जाएगी, लिहाजा 0 को नेचुरल नंबर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन आपको रेफ़र करना पड़ेगा, जी मैं ये किताब लिख रहा हूँ तो मैं 0 को नेचुरल नंबर, लेकिन नॉर्मली जो है हमारी जो सेंस है वो नेचुरल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और नेचुरल नंबर चूँकि सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, और लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो ऑर्डर्ड सेट है, और ये उसका सबसेट है, बीइंग सबसेट ये भी ऑर्डर्ड होगा। अब चूँकि ये ऑर्डर्ड सबसेट है तो इसके अंदर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है वो होगा। इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो उसके अंदर लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, जहाँ से मर्जी आप सबसेट चूज़ करें, 15 से आगे से चूज़ कर लेंगे तो 15 जो है वो लीस्ट एलिमेंट बन जाएगा, एंड सो फोर्थ। 15 को अगर शामिल करते हैं तो ये अब ये वॉप जो है ये आपको याद होना चाहिए। हम पूछते हैं कि वॉप क्या है जी, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है, तो हमारी तरफ देखना शुरू कर देते हैं बच्चे। ये बड़ी आसान सी बात है जी, जो भी नेचुरल नंबर का सबसेट लेंगे उसके पास एक क्या होगा, एवरी सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। चलिए आगे, अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है देखिए, इसको हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। ये मैं सिंबल अपने लिए लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट, ये क्या है इसके लिए कि लेट S बी ए सबसेट ऑफ N दैट पोजेसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। लेट S बी ए सबसेट ऑफ N, ठीक है, विथ नंबर 1, एक तो ये है कि 1 बिलोंग टू S, और दूसरी ये है कि if K belong to S, then K plus 1 belong to S. For all K belong to S, then N is equal to S. ये जी, आप देखिए कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कोई भी आप थ्योरम बनाते हैं, कोई भी आप रिजल्ट बनाते हैं, उसमें आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो
उसको प्रूव करने के लिए, चूंकि आप नेचुरल नंबर के लिए आप साबित करना चाहते हैं, आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है, इसके लिए मेरा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको साबित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब वो कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा मैंने सबसेट ले लिया कि उसके अंदर 1 भी है, और विद द प्रॉपर्टी कि जैसे ही कोई के उसके अंदर आता है तो k प्लस 1 भी, ये इम्प्लीकेशन है। इफ k इज इन s देन k प्लस 1 इज इन s। अब देखिए, अगर इससे 1 आ गया और ये कहती है, ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर 2s में है, इफ 2 इज इन s देन 3 इज इन s। ये चलते जाएं, अगर 100s में है तो 101 भी s में होगा, एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब क्या, ये बात ट्रू नहीं होगी, कैन इज इक्वल टू s, ठीक है। तो इसका मतलब फिर इस तरह से, लिहाजा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर किसी भी आपके प्रॉब्लम को इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करने के लिए आप ये पहले साबित कर दिए कि आपका जो वो रिज़ल्ट है 1 के लिए ट्रू है। यहाँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 1 कहते हैं, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे, यानी कि पहले तो किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए आप साबित कीजिए कि आपका रिजल्ट ट्रू है। फिर आप सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपका रिजल्ट किसी आर्बिट्रेरी नंबर k के लिए ट्रू है, और इसकी वजह से वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, यानी कि वही रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, आप सपोज कर लें कि s जो है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी तो है, 1 बिलोंग टू s है, s जो है वो n के इक्वल नहीं है, कुछ एलिमेंट जो है रह जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए assume n is not equal to s, then या s is not equal to n कर लें, एक ही बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन चूंकि आप s की कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, ऐसे मैंने कर दिया। तो देन n माइनस s इज नॉन एम्प्टी, अगर ऐसी बात है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है, तो ये ऑफ कोर्स n माइनस s जो है वो सबसेट, ऑफ कोर्स n माइनस s जो है वो सबसेट ऑफ n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है। अब वॉप ने इसको पकड़ लिया, देन बाय वॉप इट हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। वॉप ये कहता है कि जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके पास क्या होता है, एक लीस्ट एलिमेंट होगा। अब आप अज्यूम कीजिए कि जनाब कोई एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, जो कि इसका क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, राइट। फर्ज करें वो m ले लें, ठीक है, देन बाय वॉप it has a least element, let it be m, अज्यूम कर लिया कि m जो है लीस्ट है। इसका मतलब है कि m से छोटा एलिमेंट जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि n से छोटा जो है वो इसका एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए, अब आपकी जो अजम्पशन है इसके ऊपर, नोट 1 बिलोंग टू s, ये बाय 1 है, ठीक है। और दूसरी क्या है कि m माइनस 1, अगर n जो है उससे एक निकाल दें तो वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और वो किसको बिलोंग करेगा, m चूँकि लीस्ट है, m जो है वो n माइनस s का लीस्ट है। इसका मतलब है नोट, अच्छा जी, नोट दैट ऑल्सो m माइनस 1 बिलोंग टू s, क्यों जी,
क्योंकि m जो है इसका लीस्ट एलिमेंट है और इससे एक भी पीछे, अब जरा m से पीछे है ही m-1 है, चूँकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो m से पिछला क्या है, m-1, और m आपका क्या था, ये जो सेट था दोज नेचुरल नंबर विच आर नॉट इन s, तो इस उनमें से m जो है लीस्ट था, तो m में से एक निकालेंगे, वो कहाँ आ जाएगा, वो s में आ जाएगा। और s की सेकेंड प्रॉपर्टी ये है बाय 1, और बाय 2 सेकेंड अजम्पशन क्या थी कि 1 प्लस m-1, चलो ऐसे भी ठीक है, 1 बिलोंग टू s, इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाई m बिलोंग टू s। लुक, फिर कॉन्ट्रडिक्शन ही आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि आपने कहा था जी कि m जो है वो लीस्ट एलिमेंट है n-s का, ठीक है, लेकिन m जो है वो तो s में आ गया, आपने कहा तो s में नहीं है, आपने कहा था m जो है n-s में से है। इसका मतलब क्या है, ये तभी हुआ क्योंकि आपने ये माना कि आपने ये s को नॉट इक्वल टू n माना था, ठीक है। इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रडिक्शन, इस वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आई है क्योंकि आपने कहा s इज नॉट इक्वल टू n, हेंस यू हैव दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि s इज इक्वल टू n। अब देखिए ये है हमारा इंडक्शन। तो इंडक्शन में हमने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर किसी रिजल्ट को आप प्रूव करना चाहते हैं और वो 1 के लिए ट्रू है और k के लिए अगर आप एज्यूम कर लें कि वो ट्रू है और बस आप साबित कर दीजिए कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है, तो फिर इस तरह से हमारा जो है हमारा जो वो रिज़ल्ट है वो तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंडक्शन की एग्जांपल्स जो है 3 किस्म की एग्जांपल्स जो है हम पूछ सकते हैं, ये पूछी जा सकती है। एक ये एग्जांपल की जा सकती है कि जी ये रिज़ल्ट है, लेट से कोई रिज़ल्ट बना लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 प्लस n क्यूब, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। जी n बिलोंग टू n। आप इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं तो पहले आप किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए चेक कर लें। 1 बिलोंग टू s को कई लोग कहते हैं T1 इज़ ट्रू, यानी कि फर्स्ट जो आपकी शर्त है, ठीक है, उसको T1 T2 दो शर्त रख लें, T1 फर्स्ट शर्त है, पहली कंडीशन है T1। तो वो T1 वहाँ पे हम जनरलाइज, थोड़ा सा मैं आप जाके इसको आगे जाके भी बताऊंगा कि क्या है। तो आप फर्ज करें आप अगर n इज इक्वल टू, मैंने 1 के लिए चेक करना हो तो 1 के लिए एक टर्म 1 आ गई और इधर आप 1 सब्स्टिट्यूट करें, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये कट के 1 ही आ गई। लेकिन अगर मैं n इज इक्वल 2 करूँ तो इसका मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स है, लेफ्ट साइड पे क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, इस किस्म की ख़ास किस्म की। तो जब n इज इक्वल 2 करूँगा तो फिर मुझे देखना पड़ेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 प्लस 1 9। और इधर आप देखिए, इधर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 3 बाई 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 एज वेल, ये कट जाएंगे। यानी कि ये भी देखना है, कई लोग सीधा आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते वो 8 आना था। कई लोग कई बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं लास्ट टर्म में पुट कर देंगे, लास्ट टर्म में अगर 2 डालते वो 8 आता और इधर 9 आया तो आप कहते हैं ये रिजल्ट गलत है। नो, असल में ये है कि जब हम n2 कह रहे हैं तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 टर्म्स। जब n इज इक्वल 3 करेंगे तो इसका मतलब 3 टर्म्स, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कितना आ गया 27 और 8 1 28 और 8 कितने हो जाएंगे 36। और इधर आप देखिए, इधर क्या आएगा 3 4 बाई 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से कट गया, 6 का स्क्वायर 36। यस इट इज़ ट्रू।
इसका मतलब जो हमारी पहली शर्त है, जो फर्स्ट कंडीशन है कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, जिसको वन बिलोंग टू एस कह रहे थे, यानी कि आप एक ख़ास नंबर ले लें, पर्टिकुलर नंबर के लिए चेक करें। वहाँ चूँकि सेटअप नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट कर रहे थे तो हम वन के लिए चेक कर लेते थे, वन बिलोंग टू एस कह दिया। तो मैंने कहा ये डोमेन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सीक्वेंस है, जो आपका रिजल्ट है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप 5 से स्टार्ट करें तो पहला नंबर 5 डालना पड़ेगा, 1 की जगह पे 5 डालना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स। ओके, हो गया जी क्लियर। तो इसका मतलब हमारा पहली बार ट्रू है। अब आप दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारी है एजम्पशन। ये है P इम्प्लाई Q, यानी कि इसको सपोज करें, इसको क्या करें, सपोज करें, और इसको क्या करें, प्रूव करें। तो हमारा इंडक्शन में क्या था, K टू K प्लस 1, यानी कि K के लिए ज्यूम कर लें और K प्लस 1 के लिए आप इसको ट्रू कर दें। अब K टू K प्लस 1 यानी कि K के लिए आपका रिजल्ट सही है तो K प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो सपोज, ठीक है, इसको आप कह लें, आपने हाइपोथेसिस लगा दी, ठीक है, इंडक्शन लगा दी, इंडक्टिव स्टेप होने लगा है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस K क्यूब इज इक्वल टू K प्लस K इंटू K प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ स्केयर था। अब देखिए यहाँ पे इक्वालिटी के लिए बड़ा आसान है। इक्वालिटी के लिए हमारी लास्ट टर्म जो है, अगर इसको आप K प्लस 1 में दिखाना चाहिए तो लास्ट टर्म जो है वो K प्लस 1 क्यूब होनी चाहिए। तो ये टर्म दोनों साइड पे ऐड कर दीजिए, तो आपकी लेफ्ट साइड तो होगी ना वैसी शक्ल की, राइट को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, वो भी बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी लेफ्ट टर्म को 2 क्यूब सो 1 प्लस K क्यूब, ये तो थी, लेकिन हम इसी रिजल्ट को साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि ये K प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो उसके लिए आप इस K की जगह K प्लस 1 नज़र आना चाहिए आपको। तो मैं खुद से यहाँ K प्लस 1 क्यूब ऐड कर दिया। तो इधर ऐड किया इक्वालिटी की वजह से, आपको दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो K इंटू K प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस K प्लस 1 क्यूब। लीजिए इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखेंगे इसी किस्म की शक्ल बन जाएगी, और जहाँ जहाँ पे K है वहाँ वहाँ K प्लस 1 रिप्लेस हो जाएगा। इसका तो हमारा रिजल्ट जो है इंडक्शन से ट्रू है कि ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। ओके, देखिए आप क्या करें, यहाँ से K प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको बाहर खींचिए, तो बाकी क्या बचा, वो बचा जी K स्क्वायर बाय 4 प्लस K प्लस 1, ये बच गया क्योंकि ये स्क्वायर बाहर आ गया और बाकी K स्क्वायर बाय 4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, K प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4 बाय 4। तो देखिए ये भी स्क्वायर बन गया है, ये बन जाएगा जी K प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या है, ये K प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, K प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 4। तो इसको आप लिख सकते हैं K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब यही शक्ल दिखाने के लिए इस K को K प्लस 1 कर लें, जरा इस तरह से लिख लें, K प्लस 1, ऊपर मैंने लाइन लगा दी, ये मेरी नज़र आ गई, और ये K प्लस 2 को आप इस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप लिखिए K प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए तो ये एग्जैक्टली यही रिजल्ट जो है वो K प्लस 1 में नज़र आना शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है बाय इंडक्शन, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट। तो यही था, हमने K के लिए ज्यूम किया था, पहले एक पर्टिकुलर नंबर के लिए इसको करके दिखाया, फिर K के लिए ज्यूम किया, फिर उसको K प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया। तो ये हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो प्रूव हो गई। अच्छा, दूसरी किस्म का क्वेश्चन इंडक्शन में कैसा हो सकता है, दूसरी किस्म का ये हो सकता है जी, इधर मैं 2 पावर n और इधर मैं n फैक्टोरियल कर लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है। इधर n का मुकाबला तो करवाएं, अगर n 1 लें तो ये आता है 2, ये 1, और n 2 लें तो ये 4, ये 2, n 3 लें तो ये 8 और ये 3 फैक्टोरियल 6, n 4 लें तो ये 16 और ये 24, ठीक है। और अगर 5 लें तो ये 32
और ये 120 हो जाएगा, बस फैसला हो गया। इसका मतलब दिस इज लेस देन n फैक्टोरियल व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये मैंने एक रिजल्ट बना लिया, ठीक है। अब ये मैंने एक रिजल्ट बना लिया इनइक्वालिटीज़ का, तो इसको भी आप इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। देखिए पहले ये रिजल्ट है मेरा, इसको प्रूव कीजिए। टेक n इज इक्वल टू 4, तो ये कितना है 2 पावर 4, ये 16 है विच इज़ लेस देन, इसमें डालेंगे 4 तो ये 24 है विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, और 2 पावर 4 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल 2। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। 1 बिलोंग टू s, यानी कि 1, अब आपको ये समझ आना चाहिए कि वो हमेशा 1 नहीं होता, वो आपकी लीस्ट कंडीशन है। क्योंकि ये थ्योरम जो है, जो मैंने अभी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ट्रू है। और ये नज़र भी आ रहा है क्योंकि फैक्टोरियल ने बढ़ते ही जाना है, बहुत बड़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो हमेशा एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये रिजल्ट ट्रू है, इसमें कोई ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है। तो अब इसको प्रूव करना है, ये तो सही हो गया स्टेप 1। अब फिर वही k के लिए अज्यूम कीजिए और k + 1 के लिए प्रूव कीजिए। चलें, अज्यूम कर लेंगे ये k के लिए ट्रू है, दिस इज k फॉर k ग्रेटर। तो आप मुझे बताइए कि जब आप इसको k + 1 करना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, क्या करें? बस लेफ़्ट साइड को मेंटेन करें, राइट साइड के ऊपर कोई चक्कर चलाएंगे और उसको जनाब इस तरह का बना देंगे। देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 पावर k + 1 हो जाएगा लेस देन, क्योंकि आपको पता है अगर a लेस देन b है, a लेस देन b है तो c a लेस देन c b होगा अगर c पॉजिटिव है। ये कल प्रॉपर्टी हमने की थी। तो 2 जो पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये 2k फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो चाहिए यहाँ k फैक्टोरियल। देखिए इनइक्वालिटीज़ में आप ऐसा कर सकते हैं, इक्वालिटी में नहीं कर सकते। इक्वालिटी जो आपको इस्लाम देता है, इक्वालिटी यही है कि दोनों साइड पे बैलेंस करें, दोनों साइड पे एक जैसा आपका रवैया हो, ठीक है। लेकिन जब इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो फिर आप जो मर्ज़ी कीजिए। बस ये है कि इनइक्वालिटी जो है मैथमेटिक्स में, अगर आप इनइक्वालिटी से, इफ़ यू वांट टू प्ले विद इनइक्वालिटीज़ यू कैन प्ले विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिर उसमें ये है कि आप देखिए आप प्रूव क्या करना चाहते हैं। अक्सर मैं अपने बच्चों को कहता हूँ जी कि जो डायरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत है कि जनाब आप जाना किधर चाहते हैं, ठीक है। वाइड नॉलेज इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन। तो क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन योर वाइड नॉलेज। तो हम तो प्रूव करना चाहते हैं k + 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यहाँ पे k + 1 आ जाए तो मेरी बात बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा दिस इज लेस देन k × k फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 2 है और k मिनिमम 4 है, ये 2 है और k मिनिमम 4 है। और यहाँ पर रीजन दीजिए, सिंस ऑफ कोर्स 2 इज लेस देन k, 2 इज, क्योंकि k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो जब k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो पक्की बात है कि 2 जो है वो लेस देन k होगा, k मिनिमम 4 है। तो और फिर ये k जो है लेस देन k + 1 इंटू k फैक्टोरियल है, तो मिला के क्या बन गया k + 1 फैक्टोरियल। हमने चालाकी की है, कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि 2 पावर k + 1 इज लेस देन k + 1 फैक्टोरियल। देखिए वही स्टेटमेंट हमारी k + 1 के लिए ट्रू होगी। इसका मतलब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए थोड़ा सा आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ उनको एंजॉय करें एंड ट्राई टू प्ले विद देम टू गेट रिजल्ट्स ऑफ दिस टाइप। दिस इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, यू कैन डू दिस, ओके। चलिए तीसरी किस्म के इंडक्शन जो हम लगाते हैं, इसका अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन से ये ट्रू होगी। वो ये हो सकता है जनाब कि x - y डिवाइड xn - yn। अब ये भी एक रिजल्ट है कि यहाँ ये भी कह सकते हैं x - y इसका फैक्टर है। क्या है? x - y इज अ फैक्टर ऑफ xn - yn। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों को दिए जाते हैं। तो तब क्या करें, तब आप इसको कोई आप फंक्शन मान लें, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट Pn, चूँकि n नज़र आ रहा है
तो पी एन को मैं एक्स एन माइनस वाई एन कर लेता हूँ। अब जब आप एन इज इक्वल टू यहाँ पे नेचुरल नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, अब ये नेचुरल नंबर के ऊपर जो प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर एन जो है इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो पी ऑफ 2 क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लुक एट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यस, इसमें ये फैक्टर नज़र आ रहा है, एक्स माइनस वाई इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है। हमारा रिजल्ट ट्रू है, यानी कि एक्स माइनस वाई इसको डिवाइड करता है। ओके, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू है फॉर सम आर्बिट्रेरी नंबर के। ओके, चलिए सपोज एक्स माइनस वाई डिवाइड पी के, और डिवाइड का याद रखिए कि अगर ए डिवाइड करता है बी को देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला है। क्योंकि डिविजिबिलिटी मैंने बताया था किसके ऊपर है, नंबर्स के ऊपर नहीं है। डिविजिबिलिटी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर है, ठीक है। यहाँ ए बी सी सारे इंटीजर्स हैं। तो आप देखें ना, अगर 2 डिवाइड करता है 6 को तो फिर आपको 3 मिल जाता है कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये आपका सी हो गया। ये डिवाइड जो सीधी लाइन है सिंपल है डिवाइड का, ठीक है। यूँ भी कह सकते हैं, यहाँ से देखिए हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ए डिवाइड बी है तो बी बाय ए जो है वो सी है, वो इंटीजर है, यानी कि बी बाय ए जो है वो क्या है, इंटीजर। ये भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में यूज़ करना चाहते हैं। बात यही है अगर a डिवाइड b है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर c साइड एट b इज इक्वल टू c। लुक एट दिस, यानी कि 6 को 2 से 6/2, ये और चीज़ है b बाय c b बाय a, लेकिन ये सीधी लाइन सिंबल है जिसको हम कहते हैं a डिवाइड b। आगे मैं यूज़ करूँगा इसको। सो अब जी, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि x माइनस वाई पी के को डिवाइड करता है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग टू z सच दैट पी के इज इक्वल टू x माइनस वाई टाइम t। नाउ अब क्या करें, अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो पी के प्लस 1 है उसको भी x माइनस वाई डिवाइड करता है। तो खुद से ले लीजिए जी। नाउ पी के प्लस 1 क्या होगा, बाय डेफिनेशन होगा एक्स के माइनस वाई के, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लें, माइनस एक्स वाई के प्लस एक्स वाई के कर लें अगर, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक्स के को इसके साथ मिला लें, ठीक है, एक्स कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, एक्स वाई के प्लस एक्स, ठीक है, इसके साथ मिलाइए, राइट। इसको प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें, ठीक है। गड़बड़ थोड़ी सी होगी, क्या करें एक्स वाई के, इन दोनों में से अगर आप वाई के कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आप इसको कर सकते हैं, अगर हम एक्स के वाई कर लें तो बात तो वही आ जाएगी, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा देखें जी, इसको क्या करें, एक्स के वाई के पी के प्लस 1, राइट। हम चाहते हैं कि एक्स माइनस वाई इसको डिवाइड करता है, और इसके अंदर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। हम एक्स के माइनस 1 कर लें अगर वाई, अच्छा सॉरी मुझे गलती का एहसास हो गया, आई एम सॉरी, ये मैंने पी के प्लस 1 लिखा है ना जी, तो ये होगा जी एक्स के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1। थैंक यू, मुझे इशारा मिल गया कि ये जो है ये आई एम राइटिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप कर सकते हैं माइनस एक्स वाई के प्लस एक्स वाई के, ठीक है।
अब इन दोनों को अगर मिला लेते हैं आप तो क्या आएगा, यहाँ से इनको मिला लें और इनको मिला लें तो x आप कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा x k माइनस वाई के, और यहाँ से अगर आप माइनस वाई के कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x माइनस वाई। और ये आपने एजम्पशन में रखा हुआ है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज पी के, व्हाट इज दिस, दिस इज बी के, तो x पी के माइनस वाई के इंटू एक्स माइनस वाई, और पी के क्या x माइनस वाई इंटू टी, राइट, वेर टी बिलोंग टू जी, ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट, अच्छा टी सी मैंने कह दिया, टी बिलोंग टू जी, राइट, ओके। तो क्या बन जाएगा ये अब यहाँ भी ये होगा देखिए, तो x पी के की वैल्यू आपने रखी हुई है, x के x माइनस वाई इंटू टी और प्लस माइनस वाई के इंटू एक्स माइनस वाई, तो दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा t माइनस वाई के। लुक एट दिस, एनी हो हमें तो ये देखना है कि x माइनस वाई फैक्टर है। लुक एट दिस कि ये क्या था, ये पी के प्लस 1 था, हेंस बाय इंडक्शन इट इज क्लियर दैट x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ पी के प्लस 1 एज वेल। तो x माइनस वाई जो है इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाई कि x माइनस वाई डिवाइड करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये c टाइम आ गया, इसको आप c ले लें, c टाइम b आ जाए तो ये डिवाइड b होता है उसी डेफिनेशन से। तो x माइनस वाई डिवाइड करता है पी के माइनस एक्स के माइनस वाई के फॉर ऑल के बिलोंग टू n। लो जी, ये तीन किस्म के जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किए हैं, इनइक्वालिटीज़ हो सकता है, इक्वालिटीज़ हो सकता है, या कोई इस तरह से एक्सप्रेशंस वो भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलिए, अब मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर मैं इसको दोबारा इंडक्शन को लिखना चाहूँ तो फिर मेरा इंडक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा कि आप इसको कह सकते हैं कि P1 इज़ ट्रू, थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया, और दूसरा क्या है PK इम्प्लाई PK प्लस 1 और K बिलोंग टू n। अब मैथमेटिकल इंडक्शन आप P1 फर्स्ट कंडीशन हियर नॉट दैट इज़ 1, P1 इज़ द फर्स्ट कंडीशन। देखिए जैसे इनक्वालिटी के लिए ये 4 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और अगर फर्दर भी आप इसको लिखना चाहें तो और फर्दर जनरलाइज लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आप कोई आप n0 ले लें, ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह पे Pn0 इज़ ट्रू, और फिर आप सेकंड में ये ले लें कि k ग्रेटर देन इक्वल टू n0 ले लें, ठीक है, अब k कुछ भी है ग्रेटर देन n0 भी ले लें, क्योंकि n0 के लिए आपने देख लिया। तो अगर pk ट्रू है इम्प्लाइज pk प्लस 1, तो ये जनरलाइज के तीसरा केस, यानी कि अब हमने वो जो आपकी 1 वाली शर्त को भी ख़त्म कर दिया, जनरली n0 ले। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल इंडक्शन, इट्स अ 2-स्टेप मेथड, जस्ट फाइंड योर रिजल्ट फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज़ विद इन द डोमेन वाट एवर इट इज़ मैंशनड, एंड सेकेंडली आप ये इम्प्लीकेशन लगाइए, सपोज कीजिए कि किसी आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू है जो कि उस n0 से बड़ा है, उसकी डोमेन ये है, n0 इसकी स्टार्टिंग है, और उससे आप ये साबित कीजिए कि हमारा रिजल्ट जो है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अच्छा जी, इसके लिए आप एक बड़ी सिंपल सी है, थोड़ा सा रियल एनालिसिस में जो हम यूज़ करते हैं वो है बर्नौली इनइक्वालिटी। बर्नौलीज इनक्वालिटी वो क्या है कि x ग्रेटर देन -1 हो, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन -1 देन क्या होगा जी 1 प्लस xn 1 प्लस nx, ये राइट फॉर ऑल n बिलोंग टू n। मैंने कहा कि जो भी रिजल्ट होगा वो नेचुरल नंबर के लिहाज से होगा। अब ये देखिए ये रिजल्ट है, पहले आप इसको किसी सिंपल वैल्यू के लिए चेक कर लें, ठीक है, और ट्रू कर देते हैं हम इसको। अगर आप n इक्वल टू 1 ही रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 1 प्लस x, और इधर क्या बन जाएगा 1 डालेंगे तो 1 प्लस x ही बन जाएगा, ठीक है। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिलेशंस में,
कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए रिलेटेड टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव है, सो इट इज़ ट्रू। आप सपोज कर लें, सपोज 1 प्लस एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, और कंसिडर कर लें 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर के 1 प्लस एक्स, और ये अभी आपने अज्यूम किया है इंडक्टिव में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। राइट जी, देखें ना, हमने ये इंडक्शन जो है ये खुद से कंसिडर किया और इसके ऊपर ये इंडक्शन लगा दी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब ये आ गया, इसको अब आप मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने से जो आपका रिक्वायर्ड है वो रख लें, बाकियों को आप रहने दें। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें क्या बनता है, यानी कि आप यहाँ पे पहुँच गए 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू, आप ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये हमें चाहिए क्या, हम ये बनाना चाहते हैं यहाँ बस के की जगह के प्लस 1 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 प्लस के एक्स और एक्स, के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है, तो ये बन गया 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दें, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट तो प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाई 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। क्यों जी, ऐसे ही है? नहीं, मैंने लॉजिक से छोड़ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है फॉर एवरी रियल नंबर, यानी कि दोनों यहाँ पॉजिटिव है, जब यहाँ दोनों नेगेटिव है। माइनस एक्स वो भी एक्स स्क्वायर है, वो भी पॉजिटिव होगा, और एक्स इंटू एक्स वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है। और के वैसे ही नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है। और ये देखिए ना, ये अगर मैं कहूँगा 10 जो बड़ा था 8 प्लस 1 से, चलो मैं 12 करता हूँ और यहाँ 2 कर देता हूँ, तो ये 2 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर 12 बड़ा था 8 प्लस 2 से, तो पॉजिटिव नंबर को छोड़ दें तो 12 फिर भी उससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 2 को छोड़ भी देता हूँ तो दिस इम्प्लाई 12 ग्रेटर देन 8, ये भी बात ट्रू है, राइट, दिस इज ट्रू। इस वजह से मैंने छोड़ा है, क्योंकि 1 प्लस के एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है और ये पॉजिटिव है, लगा वो सिंस के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैंने चूँकि ये ध्यान रखिए एज एक्स ग्रेटर देन -1 था, तो चूँकि एक्स ग्रेटर देन -1 था तो एक्स 0 वैल्यू ले सकता है, 0 वैल्यू लेने से ये 0 हो सकता है, और अगर ये 0 होता तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू रिटेन रहेगी, दैट्स वाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर 0 के चांस ना होते फिर इसको छोड़ते तो फिर ये इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे आप देखिए मसलन आप लिख सकते हैं 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्लस 2, राइट। अब आप 2 को छोड़ेंगे, 2 पॉजिटिव है तो 12 ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, तो दोबारा सुनिए, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर को छोड़ने से मैंने इसको ग्रेटर होना चाहिए, इक्वालिटी क्यों रिटेन की, क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है, इसमें 0 के चांस है, 0 डालने से ये 0 हो सकता है, तो इसकी 0 के चांस भी हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट्स वाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल दिस वन विच इज़ ट्रू। इसका तो हमारी जो बर्नौली इनक्वालिटी है वो क्लियर होगी कि ये जनाब इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अब आप बार्टल की किताब में जाइए, बार्टल की किताब में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इंडक्शन के नीचे, इंडक्शन की एक्सरसाइज के बाद में, तो प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड मेथड इज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप क्या करते हैं, जिस रिजल्ट को प्रूव करना है, यानी कि आपका P इम्प्लाई Q है, आप पहले ही कहते हैं Q गलत है, ये इसको तो ट्रू मानना पड़ेगा ना। आप देखिए ये तो सेंसिबल ही नहीं है कि आप कह रही हाइपोथेसिस फॉल्स है। अगर आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपने खुद भी मान लिया, तो फिर आपको चलने की क्या ज़रूरत है।
तो जाहिर सी बात है आपको ये अज्यूम करना चाहिए कि मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, और यहाँ से चलते चलते पता चलेगा कि नॉट बी मतलब फॉल्स है। ये भी वही लैंग्वेज है, ऐसे भी लिख देते हैं नॉट को, और कुछ लोग ऐसे उल्टा 7 भी है शायद, ये भी नॉट के लिए है। अच्छा, P फॉल्स है, मतलब P इज़ फॉल्स, सॉरी Q, नॉट Q इज़ फॉल्स। यानी कि आप सपोज नहीं, मैं गलत कह दिया, आपने ये तो ज्यूम कर लिया कि P ट्रू है लेकिन जो आपकी कंक्लूजन है वो फॉल्स है। यहाँ से चलते चलते मुझे पता चलेगा नॉट P कि मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि उसको तो आपने ज्यूम किया ट्रू है। हाइपोथेसिस को तो मानना ही पड़ेगा, उसको मान के ही आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से आपकी जो ये हाइपोथेसिस फॉल्स हुई है, ये इस वजह से हुई है क्योंकि आपने कंक्लूजन को फॉल्स मान लिया। इसका मतलब जो आपकी ये जो पहली सपोजिशन है ये गलत है, और इसका मतलब क्या है, फिर ट्रू क्या है, इसका मतलब क्यों है, राइट। तो ये एक टेक्निक है जिसके लिए मैं एक दो एग्जांपल्स जो है वो करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आप देखिए 2 स्क्वायर रूट या चले आप 3 स्क्वायर रूट इज इरैशनल। नंबर ऑफ कोर्स इरैशनल नंबर, ये रिजल्ट बना लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट इज इरैशनल, प्रूव दैट 3 स्क्वायर रूट इज इरैशनल। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि 3 स्क्वायर रूट जो है, ऑन कंट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि 3 स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल है। तो जैसे रैशनल के अंदर जो है सपोजिशन छुपी हुई है कि वो क्या है, वो P बाई Q फॉर्म का है, P Q इंटीजर्स हैं, Q नॉन ज़ीरो है, और P और Q का जो GCD है वो 1 है। यू कैन अज्यूम विदाउट एनी लॉस, क्योंकि हमने कहा था कि 2/4 नहीं हमें लिखना चाहिए, हमें 1/2 ही लिखना चाहिए, 4/6 हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें 2/3 ही लिखना चाहिए, राइट। तो ऑन कंट्रेरी अज्यूम, अब इसका बार्टल की किताबें आप लिखेंगे तो देखेंगे उसमें लिखा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर whose square is 3। ये भी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल बिलोंग टू Q एनी R बिलोंग सच दैट R square is equal to 3। यानी ये भी रिजल्ट मैंने शॉर्टली लिखा है, वो अंग्रेजी में पूरा लिखा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर R बिलोंग टू Q such that R square is equal to 3। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, ऑन कंट्रेरी अज्यूम 3 स्क्वायर रूट इज रैशनल। अगर रैशनल है तो लेट कर लें, फिर 3 स्क्वायर रूट जो है वो P बाई Q है, और P Q बिलोंग टू Z है, Q नॉन ज़ीरो है, एंड P Q का जो है, ठीक है, विथ P Q is equal to 1, यानी कि GCD ऑफ P एंड Q is equal to 1। आप इसको 4 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। एक तो यह है कि GCD ऑफ P Q is equal to 1, दूसरा यह है कि P एंड Q आर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, और तीसरा ये भी है कि P Q आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, और चौथा ये भी है कि P Q आर को प्राइम टू ईच अदर। ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम एक ही बात है, दो बातें नहीं है, यानी कि चारों बातें बल्कि एक ही है। कौन सी 4 बातें? P Q आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, P Q are co-prime to each other, GCD of P Q is 1, and P and Q are in lowest form, ठीक है, मतलब फर्दर इसकी कैंसलेशन नहीं है। तो ऐसा अज्यूम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको इफ नज़र नहीं आ रहा था, आप नज़र आ गया इफ, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते चलते इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, तो हम कहेंगे ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रडिक्शन आनी चाहिए, लिहाजा ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आई है कि आपने ये अज्यूम किया है कि ये रैशनल है, इसका मतलब ये हमारी अजम्पशन गलत है, इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है। ओके, देखिए यहाँ से आप देखिए कि 3 is equal to P square by Q square, और 3Q square is equal to P square, दिस इम्प्लाई, ये उसी तरह से अगर इसको देखें क्योंकि A डिवाइड B के सेंस में देखिए तो B इज इक्वल टू सी ए होगा, तो चूँकि P स्केयर जो है इज इक्वल टू 3Q स्केयर, इसका 3 डिवाइड करता है P को, इसका मतलब क्या है 3 डिवाइड करता है P स्केयर को,
दिस इम्प्लाई 3 डिवाइड करेगा p को, राइट। तो ये 3 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है। अगर कोई नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो है p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा देखिए, ये रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये प्राइम के अलावा है, अगर कंपोजिट नंबर किसी स्केल को डिवाइड करता है तो क्या कंपोजिट नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 डिवाइड करता है 36 को, ठीक है जी, स्केल को 6 का स्केल है तो 9 डज नॉट डिवाइड 6। लेकिन अगर प्राइम है ये नंबर, कंपोजिट नंबर में ये बात सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी बेसिकली ये p आपने लोएस्ट फॉर्म का लिया, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि ये 4 और 5 भी हो सकते हैं, तो ये p का तो प्राइम होना जरूरी नहीं है। 4/5 भी तो एक नंबर है, जैसे p को, लेकिन ये प्राइम नंबर था 3, तो ये प्राइम नंबर की वजह से हो गया। अगर प्राइम नंबर जो है, अगर p जो है प्राइम नंबर अगर किसी स्केल को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी लाजमी डिवाइड करेगा। हाउएवर अगर वो प्राइम नहीं है तो ये बात ट्रू नहीं है जनरली, ओके। 3 डिवाइड p, इसका मतलब क्या होगा कि p इज इक्वल टू 3t होगा फॉर सम t बिलोंग टू z। ये बात हमने की कि जैसे ही कोई नंबर जो है a डिवाइड b करेगा, तो अभी आपको डेफिनेशन शुरू में समझाई कि b इज इक्वल टू ca होगा, तो इस b इज इक्वल टू 3t, इसको उठा के आप क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको नंबर 1 कहें तो पुट इन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ओके जी। जब आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 क्या था कि आपने माना था ना जी 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये p इज इक्वल 3t यहाँ डालेंगे तो 3q स्क्वायर 9t स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। बिल्कुल वही एग्जाम्पल बन गई, अब 3 डिवाइड करेगा q को, दिस इम्प्लाई 3 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, दिस इम्प्लाई 3 डिवाइड करेगा q को, दिस इम्प्लाई q इज इक्वल टू 3, लेट्स से कुछ t1 मान लें, ठीक है। अब देखें p 3t है और q 3t1 है, इन दोनों से ये पता चलता है, दोनों बताती हैं कि हमारा जो GCD ऑफ पी क्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 है। 3 तो लाजमी है, उससे बड़ा भी है मुझे इसका नहीं आइडिया, लेकिन कम कम 3 तो लाजमी है, लिहाजा GCD ऑफ पी एंड क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेकिन आपने क्या माना था, आपने तो GCD जो है वो 1 माना था, ठीक है, और 1 ग्रेटर देन इक्वल 3 ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से भी आप ये भी कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो ऐसी बात जो है वो इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ, ये तभी हुआ क्योंकि आपने जो अज्यूम किया था कि 3 स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल नंबर है, विच इज़ फॉल्स। दस आवर सपोजिशन, दस आवर फर्स्ट supposition is wrong. Therefore 3 square root is irrational. अब देखिए इसका मतलब क्या है, 3 स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल नंबर है, राइट। इसी तरह से जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए हम बात कर सकते हैं 5 स्क्वायर रूट जो है वो 2 स्क्वायर रूट जनरली n स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर n प्राइम है, इफ n इज प्राइम, n भी प्राइम, अगर n प्राइम है तो ये सारे के सारे इनमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो n के ऊपर 2 केस बनेंगे, n प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। अगर कंपोजिट हो फिर क्या करें, देखिए अगर 8 स्क्वायर रूट है, इसका एक तरीका भी है जो मैंने क्लास में कहीं पहले करवाया था कि आप इस नंबर को ढूंढ सकते हैं 2 नंबर्स के दरमियान, वो भी एक मेथड है,
राइट। लेकिन इसके लिए हम एक आसान मेथड भी कर सकते हैं कि ये बेसिकली बन गया 2 × 2 स्क्वायर रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। तो आप एक छोटा रिजल्ट बना लीजिए कि अगर कोई नॉन ज़ीरो रैशनल है और एक इरैशनल है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरैशनल होगी। तो उस रिजल्ट का रेफरेंस देते हुए हर कंपोजिट नंबर, चूँकि कंपोजिट नंबर जो है उसको आप उसमें